डियर स्टूडेंट, आपका विशाल स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। हम आपके लिए इंग्लिश पेडागोजी का एक और लेक्चर लेके आए हैं। ये मेरा चैप्टर 8 है और इस चैप्टर का नाम है लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। तो इस चैप्टर का ये नाम है। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी जो न्यू वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं, चैप्टर 8 है मेरा ये, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आप पेन और कॉपी लेके बैठें, जिससे हमारे जो हैंड राइटिंग के नोट्स हैं तो आप उसे कम से कम रिटर्न कर सकें। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेज एंड majority of Indians use a number of different languages। मतलब इसमें ऐसा बता रखा है कि हमारा भारत है, इसमें बहुत विभिन्न प्रकार की, हमारे इस भारत के अंतर्गत बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है ना। और इंडिया के अंदर ही बहुत संख्या में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं लोग बाग। ठीक है, इसमें ये चीज़ बताई गई हैं। तो आगे इसमें क्या चीज़ है ज़रा उसको भी देखते हैं। आगे बताया गया है कि क्लासरूम इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर टीचर्स। तो इससे ये आगे पता चलता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या अलग अलग टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से स्टूडेंट आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, तो क्लासरूम उनके लिए, टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ही चैलेंजफुल हो जाता है हमेशा ही। क्योंकि बच्चे पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज सीख सीख के आते हैं, तो टीचर को बहुत ज़्यादा ही फेस करना पड़ता है। तो अब टीचर इसके लिए क्या करेगा? तो टीचर शुड बी वेल प्रिपेयर्ड टू फेस विथ ऑल चैलेंजेस दे विल मीट इन देयर वर्क। मतलब इसमें ये चीज़ बता रखा है, जो टीचर है तुम्हारा शुड बी कैसा होना चाहिए? वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए टू फेस विथ ऑल चैलेंजेस। कितने भी चैलेंजेस आए, टीचर उस चैलेंज को फेस कर सके। ठीक है, और उनसे मिले और उन्हें अपना वर्क दे। तो इसमें ये चीज़ें हैं। अब चलो हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या चीज़ है वो देखते हैं। अब मैंने एक बात इसमें चर्चा करी थी आपके सामने कि मेजर चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, एक्चुअली में जो चैलेंजेस आ रहे हैं टीचर के लिए वो किस किस तरीके से हैं, उस पर हम जरा डिस्कशन करते हैं। वो भी मेरी हेडिंग बाई हेडिंग आपको इसमें मिलती रहेगी। तो मेरी पहली हेडिंग है ओवर कवर्ड्स क्लासरूम। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक क्लास में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम कहलाई जाती है। जैसे कि अगर सबसे बेस्ट रेशियो बताया गया है कि 30:1, 30:1, जो आपके सामने ये मैंने लिख रखा है, ये सबसे बेस्ट रेशियो होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो चलो इसमें क्या चीज़ बता रखा है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम में क्या बता रखा है। इसमें ये होता है कि जनरली रिड्यूस द टीचर्स एबिलिटी टू टीच इंग्लिश इफेक्टिवली एंड पे पर्सनलाइज्ड अटेंशन टू द लर्नर्स। मतलब इसमें ये चीज़ बता रखी है कि अगर एक क्लासरूम में मान लो कि 45 या फिर 50 से ओवर बच्चे हैं, 30 तक तो एक नॉर्मल अच्छा रेशियो बताया गया है। इससे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट होने की अपेक्षा टीचर के सामने क्या होगा, एक तो जो टीचिंग एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और जो टीचिंग इफेक्ट है, जो इंग्लिश का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। पे पर्सनलाइज्ड अटेंशन टू द लर्नर्स, जो सीखने वाले होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उनके लिए एक अपना जो पर्सनलाइजेशन अटेंशन है वो क्या हो जाएगा, एक उस तरीके से नहीं दे पाएगा टीचर। ठीक है, तो उसकी ये एक डीमेरिट्स में आ जाता है ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स के अंदर। ठीक है, अब इसी में मैंने एक नेक्स्ट पॉइंट लिखा है जिसका नाम है लैक ऑफ स्टडी मटेरियल। अब यहाँ पर लैक ऑफ स्टडी मटेरियल का मतलब ये है, यहाँ पर ये निकल के आएगा इसमें। चलो आगे हम पढ़ देते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। इट्स एनदर चैलेंज फॉर इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। मतलब अलग अलग टाइप के इसमें क्या जाते हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं। दिस इज जनरली ट्रू इन रिमोट एरिया एंड विलेजेस वेयर एट टाइम्स कोर्सेस। मतलब इन्होंने एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया बताया है, जैसे विलेज वगैरह हो गया और भी चीज़ें हो गई,
जहाँ पर पर्टिकुलरली इनका जो कोर्स है, इंग्लिश का जो कोर्स है, मटेरियल है स्टडी का, वो प्रॉपरली तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। तो इसमें ये पॉइंट इसमें भी जरूरी है कि लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, वैसा उन्हें बच्चों को स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है। अगला मेरे पॉइंट में क्या दे रखा है, ज़रा उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखो अब एक चीज़ और मैं आपको सामने बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूल। तो इसमें क्या है, फालतू रीडिंग हैबिट्स क्या होती हैं। जैसे एक रीडिंग हैबिट्स इसमें मैंने इसलिए ले रखा है कि जैसे कोई पैसेज वगैरह है, आगे हम पढ़ देते हैं फिर इसको समझा देते हैं आपको। ठीक है, क्या दे रखा है, अमंग लर्नर्स पोज अ मेजर challenge for teachers who have to teach English to them. Some students read by putting fingers on the words which hinders their concentration. तो इसमें ये चीज़ बता रखी है कि जैसे कोई विद्यार्थी है, कोई अगर इंग्लिश का पैसेज वगैरह पढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, अंगुली पे टिप पे लगा लेगा, एक एक वर्ड पे अंगुली रखता जाएगा, ये है, ये है। एक्चुअली में क्या हो जाता है, ऐसी हैबिट एक बैड हैबिट्स में आती है, क्योंकि इसमें पूरा सेंटेंस या पूरा पैसेज का मीन्स एक साथ में हम नहीं समझ पाते हैं। एक्चुअली वर्ड टू वर्ड इसमें मीन्स समझने की कोशिश होती है कि इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है। ये क्या है, एक बैड हैबिट्स में आता है, तो इसलिए ये भी इसमें पॉइंट में आ जाता है। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, स्कूल इन्वायरमेंट। स्कूल इन्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में हम तुम्हें पढ़ाते हैं, फिर उसे समझाते हैं क्या है। इट शुड बी लर्नर्स फ्रेंडली। और जो स्कूल इन्वायरमेंट कैसा होता है, एक तो वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स अ न्यू एंड फंक्शनल एनवायरनमेंट एंड दिस मे बी हार्ड टू हैव, मे बी हार्ड टू हैव हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बता रखा है कि जो इंग्लिश टीचिंग है नीड्स अ न्यू एंड फंक्शनल एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, एक नया एनवायरनमेंट के लिए आवश्यकता पड़ती है, और जो मे भी एक हार्ड हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं। इसमें दे रखा है लर्नर्स एबिलिटी। अब ये लर्नर्स एबिलिटी क्या होता है, जरा इसको देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, देखते हैं। also affects teaching of English to adjust one's teaching according to diversity in learners. Ability is a major challenge. यहाँ पर क्या देता है, एक जो एबिलिटी होती है क्या देता है, मेजर चैलेंजेस देता है, किसके लिए, आल्सो इफेक्ट टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इफेक्ट डालती है टीचिंग इंग्लिश में। ठीक है, टू एडजस्ट वंस टीचिंग अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिटी, जितनी भी डाइवर्सिटी होगी वो क्या करती है, टीचिंग इंग्लिश में इफेक्ट डालती है, किसके लिए, इन लर्नर्स एबिलिटी के लिए। इज अ मेजर चैलेंज, जो एक मेजर चैलेंज है। ठीक है, सम चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस। तो कुछ बच्चे क्रॉनिक इलनेस से भी सफ़र करते हैं, कैसे, डिसेबिलिटी एंड सम आर हैंडीकैप्ड, मतलब कोई किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ प्रॉब्लम होती है, ये सब इसमें फेस करना पड़ता है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड में ये चीज़ बता रखी है, द इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सिलेबस इन क्रिएटेड होली फ्रॉम द एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ अ व्यू। मतलब एक चीज़ ये बता रखा है, जैसे कि जितना भी पढ़ाते हैं या फिर जितना भी होता है पूरा का पूरा लर्निंग सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, उस तरीक़ा से ही वो पढ़ाते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट द कंटेंट डज नॉट फोकस, और वो भी ये ऐसा बनाते हैं, कोई रिजल्ट पे कोई फोकस नहीं होता, कंटेंट ऐसा कुछ नहीं होता जो रिजल्ट पे ही फोकस करे। ऑन रेजिंग द लेवल ऑफ कम्युनिकेटिव, बस यही एक तरीका से वो क्या करते हैं, रेजिंग करना चाहते हैं, लेवल को हाई करना चाहते हैं कम्युनिकेटिव कम्पिटेंसी में। ठीक है, तो मेरा ये था, इसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने, और मेरा प्रयास आपके लिए कैसा है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर बताएं। देखो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें क्या है, ये सीटेट के सितंबर में 2016 में आया है ये क्वेश्चन। व्हेन लर्नर्स हैव डिवर्स लिंग्विस्टिक की, ये क्या है, बैकग्राउंड्स द टीचर्स शुड बी। अब ये क्या होना चाहिए, जो लर्नर्स होते हैं, ठीक है ना, डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, बैकग्राउंड से होते हैं, तो क्या करना चाहिए, स्टार्ट द क्लास विथ ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशंस। उनके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन चलाने चाहिए। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें क्या दे रखा है, ये देखो सीटेट
फरवरी 2015 में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द थ्री लैंग्वेजेस फार्मूला। तो वो जो थ्री लैंग्वेजेस फार्मूला ये क्या, इसको याद ही कर लेना। कोथेरी कमीशन 1966 में हुआ था ये, ठीक है। तब ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला दिया था कोठारी ने, ठीक है। कोठारी कमीशन 1966 में, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है और शायद ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एडवोकेट्स दैट अ लैंग्वेज लर्नर्स इज, ये सीटेट 2016 में आया था। तो इसका क्या मतलब होता है, कंस्ट्रक्टर ऑफ लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंडों और जो सीटेट के रिलेवेंट स्टूडेंट हैं या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टीचर वगैरह की, तो ये वीडियो उनके पास ज़रूर पहुंचाएं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।